हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस उसके लिए हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर जीएस का क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ बैंक्स कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आरबीआई के बारे में। देखो, आरबीआई के बारे में हर एक बैंक एग्जाम में पूछा जाता है, शायद ही ऐसा कोई एग्जाम हो जिसमें आरबीआई से रिलेटेड न्यूज रहा है या आरबीआई के बारे में ना पूछे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसके बारे में हम लोग अब फटाफट से सारी चीजें जान लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप लोग जाकर उन्हें जरूर देखेगा, आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, पूरी की पूरी हिस्ट्री जानने को मिलेगी, वो भी एकदम क्रैश कोर्स में। ठीक है, चलो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी या नहीं पढ़ी तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया था, जो स्टार्टिंग में कलकत्ता में मतलब कोलकाता जो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था, फिर 1937 में इसको मूव करके मुंबई रख दिया गया था और आज तक यही है। इनिशियल कैपिटल इसकी 5 करोड़ थी, कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है। और ये एक जब बनी थी तब उस समय पर प्राइवेट और शेयर होल्डर बैंक थी। हिल्टन यंग कमेटी या रॉयल कमीशन जिसे बोला जाता है, उसके कमीशन पर ये बनाई गई थी। ठीक है, इसके पहले दूसरे तीसरे ये सारे मैं आप लोगों को फर्स्ट वाले में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग जाकर लेक्चर देखिए, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे, सेकंड गवर्नर जो थे वो सर जेम्स टेलर थे, और थर्ड गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखनी है। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको नेशनलाइज करके 100% गवर्नमेंट कैपिटल लगा के इसको सरकारी कर दिया गया था और एक्ट पास किया गया 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास कर दिया गया, और जिसने ब्रिटिश कंपनी एक्ट को रिप्लेस कर दिया। ये सारी चीजें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ से शुरू होती है मेन कहानी। देखो, कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है कि आखिरकार टोटल मेंबर कितने होते हैं आरबीआई में। तो देखो, बोर्ड मेंबर्स, जिस बोर्ड एक बैठता है उसमें आरबीआई के कितने मेंबर्स होते हैं। तो देखो, इसको हेड करते हैं हमेशा गवर्नर। गवर्नर का वोट सुप्रीम होता है और जो गवर्नर कहेगा वही मान्य होगा। ठीक है, पहली चीज। 4 होते हैं इसमें डिप्यूटी गवर्नर। 2 होते हैं इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग, मतलब जो सरकार की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें रहती है, तो 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री से लोग होते हैं। 4 होते हैं जो आरबीआई के लोकल बोर्ड हैं। ठीक है ना, जैसे कि एक है नई दिल्ली में, एक है चेन्नई में, एक है कोलकाता में और एक मुंबई में। ये देश को चारों कोनों में मौजूद है और वहां से इनको मतलब जो लोकल बोर्ड है ना, उनके डायरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं। और 10 मेंबर्स इसमें अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अच्छा, ये कौन कौन हो सकते हैं। जैसे कोई बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनको यहाँ पर रखा जाता है। टॉप के बिजनेसमैन हैं, उनको यहाँ रखा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा मतलब जो फाइनेंस की नॉलेज रखते हैं ना, उन लोगों को यहाँ पर रखा जाता है। तो इस तरीके से टोटल 21 मेंबर्स होते हैं आरबीआई के बोर्ड मेंबर्स में। ठीक है, मेन मेन जो होते हैं ना, मेन मेन ये होते हैं। ठीक है ना, अगर हम बात करें तो देखो, गवर्नर जो इस समय पर है श्री संजय मल्होत्रा जी, 26वें गवर्नर है। देखो, ये नाम वगैरह आप लोग ना एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना। वैसे मैंने आप लोगों को अभी ये जो आप आज देख रहे हो तो आज ये हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में आप देखो तो ये बदल जाए। ठीक है ना, तो ये आप लोग जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर 4 होते हैं। तो एक अभी हैं श्री एम राजेश्वर राव, डॉक्टर पूनम गुप्ता, सॉरी श्री स्वामीनाथन जे और श्री टी रविशंकर। ठीक है, जो 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, जैसे यहाँ देख रहे हो आप लोग कि 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से होते हैं 2। तो ये 2 होते हैं, ये है। एक होता है इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी जो इस समय पर अजय सेठ है, और एक होता है फाइनेंशियल सर्विस सिक्योरिटी। तो ये होता है, ये हुई है इस समय पर श्री एम नागराजू। ठीक है, अब देखो मेजर फंक्शंस क्या क्या होते हैं आरबीआई के। आरबीआई के मेजर फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज होती है इसकी मॉनेटरी अथॉरिटी। देखो, आप लोगों को नहीं पता तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई। हर 2 महीने बाद एक मॉनेटरी पॉलिसी लागू की जाती है, जिसके बारे में देखो हम लोग अभी डिटेल से पढ़ेंगे, आगे लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ठीक है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन अभी समझो कि ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी है। ठीक है, देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें आरबीआई के द्वारा की जाती हैं। ठीक है, रेगुलेटरी एंड सुपरविजन, बैंक्स को रेगुलेट करना, उनको सुपरविजन देना। ठीक है ना, उनकी कमियों को बताना, कमी होने पर उनके ऊपर फाइन लगाना, उनको रेगुलेट करना, कोई भी मतलब गलत ना करे, कस्टमर के साथ ना कुछ मतलब वो चीज़ ना हो, और साथ साथ पैसे का फ्लो बराबर बनाने, कोई अपनी मनमर्जी ना करे, तो वो चीज़ें रेगुलेट करने का काम आरबीआई का है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, यानी कि फॉरेन करेंसी जितनी भी भारत में आती है ना, उसको एक्सचेंज करना, उसको स्टोर करना, उसको काम में लेना, ये सारा काम आरबीआई का है। करेंसी इशू करना आरबीआई का काम है, किसी और का नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई और कंपनी भी कल को नोट बना के छापने लगे। डेवलपमेंट में इसका रोल होता है, डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, कई बार लोन वगैरह देना और बैंकों को बढ़ावा देना। ठीक है ना, इस तरीके की चीज़ें। अच्छा, प्रोवाइड बैंकिंग सोल्यूशन टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एक्ट देयर बैंकर। मतलब देखो, जब भी देश को ना बैंकों की जरूरत होती है, मतलब एक तरीके से तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब एक तरीके से जब पैसों की जरूरत होती है या उन्हें कोई भी, जैसे ऐसा होता है ना, समझो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को ना कोई आप लोग को क्या करना है, उनको ना पैसा चाहिए, पैसा रेज करना है, फंड रेज करना है, तो वो आरबीआई से जाकर बोलते हैं और फिर आरबीआई किसी बैंक को बोलता है और वो फंड रेज करके सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को देता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। अच्छा,
आरबीआई की कई सारी सब्सिडरीज भी हैं, ठीक है, और ये पूरी तरीके से आरबीआई की हैं, ये बिल्कुल भी लिस्टेड कंपनीज नहीं है, मतलब इनमें किसी की भी शेयर होल्डर्स नहीं है, कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, इनमें पूरा का पूरा जो पैसा है ना वो आरबीआई का ही लगा हुआ है, ठीक है। जिसमें देखो सबसे पहली है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट बोला जाता है DICGC, ठीक है। ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन ये किसी भी और को इंश्योरेंस नहीं देती है, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक्स को इंश्योरेंस देती है, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक्स को इंश्योरेंस देती है। और बैंक्स को भी किस तरीके का इंश्योरेंस, बैंक्स को भी अकाउंट इंश्योरेंस देती है। मतलब इसको इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, देखो आप लोगों के बैंक अकाउंट में हो सकता है अभी इस समय पर कोई पैसा ना हो, लेकिन भविष्य में जब आप लोग नौकरी करेंगे या आपके माता पिता नौकरी करते हो, माता पिता के पास पैसा हो, तो आपके अकाउंट में कितना भी पैसा हो, जैसे मान लीजिए फर्स्ट कीजिए आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, ठीक है ना, और किसी के अकाउंट में मान लो 20 लाख रुपए हैं, ठीक है, इस तरीके से समझो उसको। अब ये समझो कि अगर मान लो कोई एक बैंक है XYZ, अगर ये बैंक कोलैप्स कर जाता है, ये बैंक डूब जाता है, बैंक पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, इसके पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो आरबीआई की ये जो सब्सिडरी है ये इनके सबके खातों का इंश्योरेंस करती है, और इसके बिहाफ पे ये ना आपको मैक्सिमम जो अमाउंट है ना वो 5 लाख रुपए तक दे सकती है। मतलब आपको ना 5 लाख रुपए तक मिल जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपके खाते में, जैसे मैंने बोला कि ये एक पर्सन है जिसके खाते में 2 लाख है, तो इसको पूरा का पूरा अपना 2 लाख रुपए मिल जाएगा। लेकिन जिसके खाते में मान लो 20 लाख रुपए पड़े हैं और उसकी बैंक अगर डूब गई, तो उसको 20 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, भले ही उसके खाते में 20 लाख हैं, लेकिन उसको मैक्सिमम 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि किसी भी एक बैंक खाते में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रखना चाहिए, खास करके ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 लाख रुपए रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप पैसा ना ही रखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है ना। ओके, तो ये है पहली सब्सिडरी। दूसरे के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, तो ठीक है, तो ये जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि भारत में जो करेंसी प्रिंट होती है ना वो यहीं से होती है। देखो टोटल ना 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, जिसमें से 2 जो है ना वो आरबीआई की यही संस्था संभालती है, और 2 जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संभालती है, जहाँ से वो नोट के अलावा मतलब कुछ नोट्स प्रिंट करती है, इसके अलावा कॉइन्स वगैरह प्रिंट करती है, और वो अपनी चीज़ें प्रिंट करती है, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। थर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। देखिए ये जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे जितने भी इनोवेशंस होते हैं ना वो सब यहीं से होते हैं, सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड यहीं से की जाती है। मतलब आरबीआई जो है ना वो बैंक्स को सिक्योरिटी, और बैंक्स के पास जो मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आरबीआई का जितना भी मतलब ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन चीज़ें, ऑनलाइन जितनी भी सिक्योरिटी है, बाकी सारी चीज़ें हैं वो यहीं से होती है, ठीक है। अगला है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के लिए बनाई गई एक संस्था है, मतलब एक तरीके से सब्सिडरी है आरबीआई द्वारा। और लास्ट और सबसे नई जो है ना वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब, यानी कि नए नए इनोवेशन करना, उन इनोवेशंस को चेक करना, उनको अप्रूव करना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं, ठीक है। तो देखो ये वही है, इन्हीं के बारे में डिटेल में बताया गया है, ठीक है ना, कि जैसे ये 1961 में, तो ये नहीं पूछेगा आपसे कि कब बना था, कब पास हुआ, ठीक है ना, ये नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा इनमें से, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बता दिया कि मैक्सिमम आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, वो पैसा चाहे किसी में भी हो, सच एज आपका सेविंग में है, फिक्स्ड में है, करंट में है, रिकरिंग में, किसी में भी पैसा हो, मैक्सिमम 5 लाख रुपए ही आपको मिलता है। क्लियर है आप लोगों को? कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 4 जगह पर भारत में करेंसी प्रिंट होती है, एक है नासिक, एक है देवास, ठीक है ना, ये है सालबोनी, और ये है मैसूर, ठीक है। जिसमें से सालबोनी और मैसूर जो है ना ये आती हैं आरबीआई की इस संस्था BRBNMPL, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आती है। बाकी की जो 2 बस्ती है ना, जैसे मैं बताऊँ आपको कि नासिक और देवास, ये जो बस्ती है ना ये आरबीआई के अंडर नहीं आती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं, ठीक है ना। ओके, जिसमें जिसको बोला जाता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सरकारी कंपनी है भारत सरकार की, ठीक है। जैसे ये वाली है, ये मैंने आपको बताया ना कि मैसूर और सालबोनी में है, ठीक है ना। तो ये दो 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 प्रेसेस हैं जो आरबीआई के अंडर आती हैं, और बाकी की जो 2 है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं। जहाँ पर क्या होता है देखो, गवर्नमेंट की ना कुछ करेंसी होती है, जैसे कि कुछ नोट होते हैं वो मतलब सरकार छापती है, जैसे कि 1 रुपए का जो नोट है वो सरकार छापती है, ठीक है ना। करेंसी सॉरी जो कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स वो सरकार छापती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे आपने देखा होगा सरकारी में जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स आते हैं, पोस्टल स्टैम्प्स आती हैं, स्टेशनरी आती है, पासपोर्ट वगैरह होता है, वीज़ा होता है, ठीक है, चेक होते हैं आपके, बॉन्ड्स होते हैं, वारंट होते हैं, स्पेशल सर्टिफिकेट्स होते हैं, सिक्योरिटी इंक्स होती हैं, सर्कुलेशन होता है, कॉमोडिटी कॉइन्स होते हैं, जैसे किसी की 100 सालगिरह, 50 सालगिरह पर सरकार इशू करती है। तो इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना तो वो सब यहीं पर प्रिंट होती हैं, ठीक है ना। चलो, अगला मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ये टेक्नोलॉजी हब, ये वही है आप लोगों को बताया ना मैंने कि जैसे साइबर लाइसेंस, ठीक है ना, और इसके अलावा जो
सिक्योरिटी वगैरह, ठीक है ना, उन सब चीज़ों जैसे ये साइबर सिक्योरिटी है, फिनटेक है, रेगटेक है, तो ये सारी चीज़ें यही प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। इंडियन फाइनेंशियल, तो ये फाइनेंस के लिए दी जाती हैं, ठीक है ना। आईटी रिलेटेड सर्विसेज तो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, वही चीज़ है, ओके। और ये इनोवेशन हब है, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बता दी, इसमें कोई खास बहुत ज़्यादा करने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो नाम है ना, कि ये नाम आप यहाँ से काट देना, ठीक है ना। हो सकता है ये अभी चेंज कर दिए गए हो, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना। वैसे आपसे ये नाम नहीं पूछेगा कि आखिरकार कौन अपॉइंट हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लेना। ओके, कॉइन भारत में कहाँ कहाँ छपते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में देखो। तो भारत में जो कॉइन है ना, यानी कि जो सिक्के जो कभी आप यूज़ करते हैं, तो वो भारत में 4 जगह प्रिंट होते हैं, मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में और नोएडा में, ठीक है। और कॉइन मैंने आप लोगों को बताया ना, ये सरकारी संस्था है और आरबीआई की नहीं, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर प्रिंट होते हैं। और जो भारत, देखो ये सवाल कई बार इंटरव्यू में पूछा जा चुका है कि भारत सरकार मैक्सिमम कितने रुपए का कॉइन छाप सकती है या बना सकती है, तो वो है 1000 रुपए का। आप लोगों को याद रखना है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अच्छा, आप लोग ना कॉइन के पीछे लिखे हुए इन इन चीज़ों से पता कर सकते हो, आप लोग अपने अपनी जेब से एक कॉइन निकालो, अगर है तो आप लोग देखो उसमें, ठीक है। अगर आपके कॉइन में, ठीक है, पीछे की तरफ अगर ये बना हुआ है, इस तरीके से गोला बना हुआ है, तो वो नोएडा में बना हुआ है। और अगर इस तरीके से स्क्वायर बना हुआ है डायगोनल टाइप में, तो वो मुंबई में छपा हुआ है, मतलब मुंबई में मिंट हुआ है। और अगर स्टार बना हुआ है तो वो हैदराबाद, और कुछ नहीं छपा है तो वो कोलकाता में बना है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कुछ एक्ट्स भी काम करते हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में आपको बचा चुका, पब्लिक डेट 1944, ये भी एक तरीके से उधार देने वाला है, ठीक है, वो चीज़ है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करने वाला एक्ट है ये, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो अपने एक तरीके से सिक्योरिटीज़ को इशू करती है और फिर उसे आरबीआई के थ्रू पैसा रेज करती है, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1914, ये मैं आपको पढ़ा चुका। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यह मैं आपको हिस्ट्री वाली क्लास में पढ़ा चुका, ठीक है। ये है सिक्योराइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सरफसी एक्ट 2002। देखो ये ना लोन की रिकवरी के लिए यूज़ किया जाता है, जब अमाउंट एनपीए हो जाता है, लोन दिया जाता है वो एनपीए हो जाता है, तब उसकी रिकवरी के लिए ये लगाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे जब एनपीए वाली क्लास पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसे डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा एक्ट है और बहुत ज़रूरी भी। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज इनको रेगुलेट करती है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में लाया गया था, ठीक है ना। जो ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं वो सारी चीज़ें इसके थ्रू ही की जाती हैं, और ऑनलाइन कंपनीज को लाइसेंस वगैरह भी इसी के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। तो देखो ये था पूरा का पूरा आरबीआई के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, और समझ में आई हैं तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर अगर नए आए सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।